बच्चों, आज के इस वीडियो में जायसी के काव्य सौंदर्य के बारे में चर्चा करेंगे। सूफी कवियों में शिरोमणि जायसी का पद्मावत एक उत्कृष्ट प्रबंध काव्य है। कला और भाव दोनों की दृष्टियों से पद्मावत एक विशिष्ट ग्रंथ बन गया है। उसमें भाषा का सौष्ठव, शैली की सरस इतिवृत्तात्मकता, रसनीयता, घटना प्रसंगों का जीवन दर्शन और अलंकृत पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इसकी महत्ता और गरिमा का रहस्य जहाँ एक और इसके दर्शन और आध्यात्मिकता में छिपा है, वहीं दूसरी ओर इसमें कला पक्ष में दोनों का समुचित योग भी हुआ है। इसमें विशिष्ट सौंदर्य आ गया है। भाव पक्ष के अंतर्गत कृति का प्रतिपाद्य रस निरूपण, प्रकृति चित्रण और चिंतन पक्ष आता है, तो कला पक्ष में भाषा शैली, अलंकार, शब्द और कलात्मक विशेषताएं आती है। अतः यहाँ जायसी के कला सौंदर्य और भाव सौंदर्य के को परखा जा सकता है। भाव पक्ष में पहला जो बिंदु है वो प्रेम है। जायसी के काव्य का मुख्य विषय प्रेम और सौंदर्य का चित्रण करना है। जायसी का प्रेमादर्श सूफी प्रेमत्व के अनुकूल है। सूफियों के अनुसार ईश्वर परम सौंदर्यमय है। एकमात्र वही प्रेम का उचित पात्र है। मानव की मूल प्रवृत्ति रागमयी है। सौंदर्य समस्त और पूर्णत्व की स्थिति का ही नाम है। मानव के प्रयत्नों का लक्ष्य इसी परम सौंदर्य को उपलब्धि है। ईश्वर परम सौंदर्यमय है, अतः पूर्ण है। जायसी की दृष्टि में प्रेम के बल पर मिट्टी का मानव दुर्लभ देवत्व प्राप्त कर लेता है। हृदय में प्रेम की ज्योति प्रज्वलित होने से हृदय निर्मल हो जाता है। तीनों लोकों और 14 भुवनों में प्रेम के अतिरिक्त और कोई वस्तु लावण्यमय नहीं है। प्रेम आकाश से ऊंचा है। आकाश के ध्रुवों से भी ऊंचा प्रेम का ध्रुव है। दुखमयी परिस्थिति के भीतर प्रेम का मधु निवास करता है। जिसके हृदय में प्रेम की ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। इसके लिए अग्नि भी चंदन के समान शीतल है। प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है। इस पर बढ़ी चढ़ सकता है जो अपना सिर देखकर चलता है। प्रेम की लता के साथ विरह की आग भी संबंध है। प्रेम को विरहाग्नि सरस प्रतीत होती है। सच्चा कवि वही है जिसके काव्य में प्रेम मधु का अनमोल रस भरा हुआ है। जायसी का काव्य इसी प्रेम मदिरा के भाव से भरा हुआ है। सौंदर्य निरूपण। जायसी सौंदर्य के पार के कवि थे। इन्होंने सौंदर्य का वर्णन जमकर किया है। पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन पूरी भावुकता और रसात्मकता के साथ किया है। सौंदर्य निरूपण के प्रसंग में जायसी ने नक्शिक सौंदर्य वर्णन की पद्धति को अपनाया है। नक्शिक खंड सौंदर्य के विविध रूपों को प्रस्तुत किया करता है। जायसी ने भी उसी सौंदर्य को विशेष महत्व दिया है जो प्रिय के मन को बांध ले। मानसरोधक खंड में आया पद्मावती का सौंदर्य इसका प्रमाण है। पद्मावत में रूप सौंदर्य ही संपूर्ण आख्यायिका का आधार है। अतः पद्मावत के सौंदर्य का बहुत ही विस्तृत वर्णन कराया गया है। यह वर्णन यद्यपि परंपरा युक्त ही है, अधिकतर परंपरा में चले आते हुए उपमानों के आधार पर ही है, परंतु कवि की भोली भाली और प्यारी भाषा के बल से यह श्रोता के हृदय को सौंदर्य की अपरिमित भावना से भर देता है। सृष्टि के जिन जिन पदार्थों में सौंदर्य की झलक है, पद्मावत के रूप राशि की योजना के लिए कवि ने मानो सबको एकत्रित कर दिया है। जिस प्रकार कमल, चंद्र, हंस आदि अनेक पदार्थों से तिलोत्तमा का रूप संगठित हुआ था, उसी प्रकार कवि ने मानो पद्मावती का रूप विधान किया है। पद्मावती का सौंदर्य अपरिमेय और दिव्य है। रतन सेन की दृष्टि संसार के सारे पदार्थों से फिर जाती है। उनका हृदय उसी रूप सागर में मग्न हो जाता है।
वह जोगी होकर निकल पड़ता है। पद्मावती के सुंदर मंदहास के प्रभाव स्वरूप शुभ्र ध्वल शोभा अनेक रूपों में सरोवर में विकीर्ण हो रही है। उसके हंसते ही चंद्र किरण सदृश ज्योति विकर्ण हुई, जिसमें सरोवर के कुमुद खिल उठे हैं। उसके इंदुवन के सम्मुख सारा मानसरोवर दर्पण सा खिल उठा है, अर्थात उसमें जो सुंदर वस्तुएं दिखाई पड़ती थी वो सब मानो उसी के अंगों की छाया मात्र थी। सरोवर में चतुर्दिक जो कमल दिखाई पड़ रहे थे वो उसके नेत्रों के प्रतिबिंब थे। जल जो इतना प्रांजल और ध्वल दिखाई दे रहा था वह उसके स्वच्छ और निर्मल शरीर के प्रतिबिंब के कारण ही था। उसके हास की शुभ कांति की छाया वे हंस थे जो इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे, और मानसरोवर में जो हीरे थे वो उनके दर्शनों की उज्ज्वल दीप्ति से उत्पन्न हो रहे थे। पद्मावत की महत्ता। पद्मावत एक प्रेम गाथा है, किंतु इनके साथ ही साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि पद्मावत अपने ढंग का एक जीवन दर्शन है जिसकी ओर से आंखों नहीं फेरी जा सकती। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा है कि आचार्य शुक्ल ने इसे प्रेम गाथा माना है। यह कथन और मत इसके पूर्वार्ध तक तो ठीक है, किंतु उत्तरार्ध के संबंध में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पद्मावत अपने उत्तरार्ध में आने वाली परिस्थिति और संबंध वैविध्य में रामचरितमानस से कम नहीं है, वरन इस विषय में दोनों समान है। पद्मावत के महत्व का दूसरा कारण कवि मानव में प्रेम व आध्यात्मिकता की उन उर्मियों का आकलन है जिसमें डूबता उतरता पाठक एक मनोरंजक, रोचक और मर्मांतक कथा से गुजरता है। इसमें राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के प्रेम संबंधों को जिस मार्मिकता के साथ चित्रित किया गया है वह अन्य काव्यों में नहीं मिलती है। पद्मावत के नारी पात्रों में नागमती भारतीय हिंदू नारी के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती हुई चित्रित की गई है। उसकी विरह वेदना हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है। विरह की घड़ियों में वह सारे संसार को विरहमय बना देती है। जायसी के पद्मावत में रहस्यवाद का सुंदर निदर्शन हुआ है। आचार्य शुक्ल ने ठीक ही लिखा है, हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय अद्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में, जिसकी कल्पना उच्च कोटि की है। प्रकृति सौंदर्य का निरूपण। पद्मावत की अनंतम विशेषताएं हैं। पद्मावती का सौंदर्य समूची प्रकृति के उपकरणों से निर्मित है। उसमें प्रकृति के विविध रूपों का निदर्शन हुआ है। वस्तुतः लौकिक से अलौकिक संकेतों की व्यंजना करने वाली पद्मावत की कहानी अन्यतम है। पद्मावत एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी कथा में इतिहास व कल्पना का मणिकांचन योग है। इतिवृत्तात्मकता और रसात्मकता का सुंदर विनियोजन किसी भी सूफी काव्य में नहीं हुआ है। लौकिक से अलौकिक संकेतों की व्यंजना को सिंगलदीप वर्णन, नक्षिक वर्णन, मानसरोवर खंड और रतनसेन पद्मावती मिलन खंड में बखूबी देखा जा सकता है। रस निरूपण। जायसी का पद्मावत प्रेम प्रधान काव्य है और ऐसे काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। श्रृंगार वर्णन के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का वर्णन पूरे मनोयोग से किया गया है, जो यहाँ मानव जीवन में आने वाली सभी भावों की व्यंजना नहीं की हो सकी है। इसमें रति मनोभाव जो सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। अन्य भावों की स्थिति प्रासंगिक है। प्रिय के अनिष्ट की आशंका से शोक उत्पन्न होता है। अतः पद्मावती की प्राप्ति के लिए घर से निकले रतन सेन को जाते देख रानियां शोक विहला हो जाती है। इस अवसर पर शोक का पूर्ण चित्र मिलता है। विषाद संचारी है। युद्धोत्सव का चित्रण भी पद्मावत में मिलता है। पद्मावती और रतन सेन के मिलन के उपरांत छठ ऋतु वर्णन खंड में वीर श्रृंगार की योजना, उत्साह और रति एक साथ कर दी गई है। समुद्र वर्णन में भय की व्यंजना है तो पद्मावती नागमती सती खंड में निर्वेद का अंतर्भाव हुआ है। इस प्रकार से विविध रसों की
स्थिति जायसी के काव्य में मिलती है। प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण का भी जायसी के काव्य में पर्याप्त सरलता के साथ मिलता है। प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन, अलंकारिकता, मानवीकरण और रस्यात्मकता आदि सभी रूप इनके काव्य में मिलते हैं। मानसरोवर खंड की प्रकृति सरस, रमणीक और आकर्षक बन पड़ी है। ये प्रकृति के कोमल और परस दोनों ही रूप हमें जायसी के पद्मावत में मिलते हैं। जायसी ने श्रृंगार वर्णन में प्रकृति को उद्दीपन रूप में चित्रित किया है। संयोग रति को उद्बुद्ध करने के लिए जायसी ने षट ऋतु वर्णन पद्धति को अपनाया है और वियोग रति के लिए 12 मासा पद्धति के प्रयोग को अपनाया है। वृक्षों, पत्तों, बाग बगीचों, सरोवरों का वर्णन भी, चांदनी रात्रि का वर्णन भी आकर्षक बन पड़ा है। वियोग में सुखदायिनी वस्तुएं भी देखकर वियोगिनी का वियोग बढ़ जाता है। कला पक्ष। भाव पक्ष की तरह ही जायसी के काव्य में कला पक्ष भी अत्यंत पुष्ट एवं प्रौढ़ है। भाषा शैली, अलंकार विधान, बिंब एवं प्रतीकों आदि के प्रयोगों के कारण जायसी के काव्य का कला पक्ष अत्यंत पुष्ट एवं प्रौढ़ दिखाई देता है। भाषा शैली। जायसी के पद्मावत में ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। द्वय चौपाइयों के लिए अवधि सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। जायसी की भाषा में सरसता, ध्वन्यात्मकता, विविध भावों को व्यक्त करने की शक्ति और नैसर्गिक सौंदर्य सभी गुण मिलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पद्मावत की भाषा पूर्वी हिंदी की ठेठ अवधि बोली है। इसमें बोलचाल का अधिक पुट है। अवोदय सिंह उपाध्याय के मत में पद्मावत में ग्रामीण भाषा का प्रयोग भी हुआ है। ग्रामीण ठेठ शब्दों का प्रयोग इतना अधिक है कि वह सर्वथा बोध सुलभ भी नहीं है। कहीं कहीं इनकी भाषा बहुत गंवारू हो गई है, जिसके अनेक पदों में अरुचि उत्पन्न हो गई है। शैलियों की दृष्टि से पद्मावत में मसनवी शैली की प्रमुखता है। इसके अलावा जायसी के प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, वर्णात्मकता, प्रकथनपूर्ण प्रश्नोत्तर संवाद शैली व अलंकृत शैली का भी प्रयोग किया है। साथ ही समासोक्ति और अन्योक्ति शैलियाँ भी पद्मावत की प्रमुख शैलियों में गिनी जाती है। लोकोक्ति और मुहावरे भाषा को अधिकाधिक भाव गांभीर्य से युक्त करने के लिए जायसी ने अपने काव्य में अनेक लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी किया है। जायसी की भाषा का काव्य गुणों की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि इसमें काव्य के तीनों गुण ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अलंकार योजना, अलंकारों के प्रयोग से जायसी का काव्य अधिक अलंकारिक और भावमय हो गया है। जायसी के अलंकार कृत्रिम नहीं है। उन्होंने शब्द अलंकारों की अपेक्षा अर्थ अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है। धन्यवाद।